दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 3 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करती कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर नीतीश सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। विपक्ष तो पहले से ही शिक्षक भर्ती नियमावली में किए गए बदलाव को लेकर सरकार पर हमलावार है, तो वहीं नीतीश सरकार के साथी भाकपा माले और सीपीआई भी विरोध में आ गए हैं। अब नीतीश सरकार को विपक्ष के अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों और समर्थक दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के खिलाफ शनिवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में मोर्चा निकाला। पुलिस के रोकने पर जब छात्र नहीं रुके तो लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्रों को चोट आई है। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थियों को बीजेपी का साथ मिल गया है। छात्रों के समर्थन में बीजेपी 13 जुलाई को गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालेगी और नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, जिसमें भाजपा के विधायक, विधान पार्षद समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार की जनता को बेवकूफ बना रही है और जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रही है। जनता रोजगार के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं भाजपा को रोको। बालू शराब माफिया की बात होती है तो जातीय जनगणना की बात करने लगते हैं। जनता को बेवकूफ बना रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों को भटका कर कभी जाति पर बोलते हैं तो कभी धर्म पर बोलते हैं। उनका काम सिर्फ दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करना है। पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और कहा कि पहली कैबिनेट में साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। क्या उनके बाबूजी का राजतंत्र है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी? प्रशांत किशोर ने शिक्षा मंत्री को भी घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा कि कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि किस विभाग में कितने पद निकालेंगे, कैबिनेट नौकरी नहीं दे सकती है। दिखाता है कि तेजस्वी को कितना ज्ञान है। वहीं पीके ने शिक्षक भर्ती में भारी छात्रों को समायोजित करने के पक्ष में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर भी हमला बोला था। चंद्रशेखर ने कहा था कि राज्य में गणित, विज्ञान, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अच्छे अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते सीटें खाली रह जाती है। जिस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चंद्रशेखर जिस दल से आते हैं वो पार्टी आरजेडी इसी तरह की राजनीति करते हैं। राजद का काम क्या है? धार्मिक उन्माद फैलाना, ऐसा बयान देना कि पूरा समाज उसी में उलझ जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। जो सत्र 3 साल में खत्म होना चाहिए वो 5 साल या उससे ज्यादा वक्त में पूरा क्यों हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जमकर जारी है। वहीं बीजेपी नेता सह पाटलिपुत्र से सांसद राजकृपाल यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राजकृपाल यादव ने पटना में हुए विपक्षी दलों के सम्मेलन पर हमला बोलते हुए उन्हें चोर, लुटेरा और भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, लेकिन चोर, बेईमान, लुटेरा सब जो पटना में बैठक किए, ये लोग सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। नीतीश कुमार केंद्रीय योजना पर रोक लगा रहे हैं। राजकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में पहले पैदल चलना मुश्किल होता था, अब चिकनी रोड मिल गई है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। बिहार में जो भी विकास हो रहा है वो केंद्र के पैसों से ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की भागीदारी को कम करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार केंद्रीय योजना पर रोक लगा रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं जिसकी वैकेंसी ही नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे तब तक भारत की जनता उन्हें पीएम बनाती रहेंगे। महागठबंधन को आड़े हाथे लेते हुए बीजेपी ने कहा कि जेडीयू के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। बिहार सरकार ने रोकने का काम किया। जिस कांग्रेस की सरकार वर्षों तक गरीब के वोट पर ही सरकार बनाती रही, लेकिन कांग्रेस गरीबों के लिए कुछ नहीं की। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इसके लिए मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से लगातार अपने पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो उसकी समस्याओं को जान रहे हैं और महागठबंधन सरकार को लेकर जनता की क्या राय
आए हैं, इसको लेकर भी वो फीडबैक ले रहे हैं। जिसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। इस दौरान लालू यादव से विधायकों से मिल रहे समस्याओं पर बातचीत करेंगे और उसके निपटारे को लेकर सरकार के तरफ से क्या कुछ योजनाएं बनाया जाए इस पर भी बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटना ट्रैफिक पुलिस का 2 दिनों शहर में वाहन चेकिंग अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है। ट्रैफिक के सभी जवान सड़क पर काफी मुस्तैदी से लापरवाही से ड्राइविंग कर रहे लोगों पर फाइन लगा रही है। इस बीच राजधानी से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने ट्रैफिक पुलिस के वर्क स्टाइल पर ही सवाल निशाना लगा दिया है। दरअसल पटना ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी कार का चालान काट दिया जो घर से बाहर सड़क पर निकली ही नहीं, और चालान का कारण जानकर वाहन मालिक के भी होश उड़ गए। ट्रैफिक पुलिस ने कार के चालान में कारण बताया कि अपने ड्राइविंग के समय हेलमेट नहीं लगाया था। बता दें कि यह कार बुद्धा कॉलोनी इलाके के एक वकील का है। मामला सामने आते ही अब वकील ने जुर्माना खत्म करने की मांग की है। साथ ही ये मामला पटना के ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। वकील ने इस मामले में ट्रैफिक एसपी से चालान निरस्त करने की गुहार लगाई है। वकील का कहना है कि उनकी कार घर पर खड़ी थी और कार चालक के लिए हेलमेट न पहनने का चालान कैसे हो सकता है। जब मामले की छानबीन किया गया तो पता चला कि किसी ने अपने बाइक पर अनिकेत के कार का नंबर लगा रखा था। पुलिस का अनुमान है कि बाइक चोरी की होगी। चोरी से बचने के लिए उसके ऊपर से अलग नंबर लगा दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव को लेकर घमासान मचा है। एक और शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चाचा भतीजा नीतीश तेजस्वी मिलकर बाहर के लोगों से माल कमाना चाहते हैं, इसलिए बिहार के छात्रों और विभिन्न परीक्षा पास कर चुके शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल की शर्त में बड़े फेरबदल से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। शनिवार को पटना में भारी संख्या में जुटे छात्र छात्राओं ने राजभवन तक मार्च निकाला, लेकिन बीच में ही पुलिस उनका टकराव हो गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने लाठी के बल पर उन्हें खदेड़ दिया तो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने पत्थरबाजी की। इस मामले में 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक बिहार सरकार डोमिसाइल पॉलिसी में किए गए बदलाव को वापस नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न शिक्षक संघ भी इन अभ्यर्थियों के समर्थन में है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने शनिवार को पटना पहुंचे। वो पटना में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ ही आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद थे। इसके बाद प्रवीण तोगड़िया ने इस्कॉन मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान डीएनए टेस्ट करवाकर करनी चाहिए। डीएनए टेस्ट से उनकी पहचान करके देश से बाहर किया जाना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने कार्यक्रम में केंद्र सरकार से मांग की है कि हिंदू महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही देश में धर्मांतरण पर भी रोक लगाने की जरूरत है। इसके तहत सरकार को समान नागरिकता कानून और धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा अभियान अत्याचार झेल रही है महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इसे स्कूल, कॉलेज, गांव और मोहल्लों तक भी आयोजित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में 7 साल से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब पीने वाले अपनी आदत से बाज आ रहे हैं और ना ही शराब तस्कर। यही कारण है कि आए दिन शराब के धंधेबाज और शराब पीने वाले पकड़े जा रहे हैं। शराब तस्कर तो बिहार में शराब लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी आम और सब्जियों के बारे में छिपाकर शराब लाते हैं तो कभी एम्बुलेंस, ताबूत और वाहनों में बने तहखाने में शराब को छिपा कर लगाते हैं। पिछले दिन तो कब्रिस्तान को ही तस्करों ने शराब रखने का गोदाम बना दिया था। हर बार तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन
पुलिस की नज़र से नहीं बच पाते हैं। इस बार तो शराब तस्करों ने कुरकुरे चिप्स के कार्टन में छिपाकर शराब की खेप बिहार में ला रहे थे, लेकिन पुलिस की नज़र से नहीं बच पाए। उत्पाद विभाग की टीम ने कुरकुरे के कार्टन में छिपाकर ट्रक में रखे शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के चित्रकोली समेकित जांच चौकी में वाहन जांच के दौरान उत्पाद पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या जाने के दौरान बक्सर में मुकेश सहनी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश सहनी ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या सुनी। इस दौरान मीडिया के सवालों का भी सहनी ने जवाब दिया। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर मुकेश सहनी ने कहा कि ये सरकार का अपना प्रक्रिया है। शिक्षक अपने अधिकार के लिए रोड पर उतर रहे हैं। सरकार को यहाँ पर समझदारी से काम लेना चाहिए, शिक्षकों से बात करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक के ऊपर ही बिहार का भविष्य है। बच्चों का भविष्य निर्माता शिक्षक ही होते हैं। शिक्षकों पर लाठीचार्ज होना सही नहीं है। सरकार को लाठीचार्ज नहीं बल्कि बातचीत करनी चाहिए। इतने दिन से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन शिक्षकों के दिल में जगह नहीं बना पाए हैं। ध्यान दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में टमाटर के साथ साथ अदरक, लहसुन और मिर्ची के दाम शतक पर पहुंच चुके हैं। शहर के सब्जी मंडियों में टमाटर 80 से लेकर 100 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर के दाम में आई अचानक उछाल ने लोगों के जेब पर असर डाला है। राजधानी पटना की मंडियों में टमाटर नेपाल से पहुँच रहे हैं। किराया ज़्यादा देने और बॉर्डर पार आने के कारण टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। आपको बता दी कि इससे पहले टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा था। पिछले 5 दिनों से आई तेजी के कारण लोगों को सब्जी में टमाटर डालना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, टमाटर के अलावा लहसुन 120 रुपये किलो, अदरक 220 रुपये किलो और मिर्ची भी 100 रुपये किलो बिक रही है। दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि टमाटर पिछले 5 दिनों से 80 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। नेपाल बेंगलुरु ताजपुर से मंडी में टमाटर पहुँच रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे इलाके में अब बाढ़ का खतरा प्रबल होता जा रहा है। देर रात 2 बजे भीमनगर कोसी बराज से 1,07,255 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। उधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को भी भीमनगर कोसी बराज से 1,565 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पहले से ही कोसी नदी के बढ़ते पानी को लेकर जिले के अधेपुर प्रखंड के बकुआ पंचायत के रधिका पार में कटाव लगातार जारी है। गुंड गांव भगवा के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि जल संसाधन विभाग द्वारा लाखों रुपए कटाव को रोकने के लिए खर्च की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कटाव नहीं रुक पा रहा है। इसको लेकर मधुबनी के कई प्रखंड में लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर बाढ़ पूर्व कार्य सही से किया जाता है तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। विभाग द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। बाढ़ आने के समय जल संसाधन विभाग सक्रिय हो जाता है, उससे पहले कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती है। नेपाल में बारिश का सिस्टम ऐसे ही रहा तो कोसी नदी के जलस्तर में और वृद्धि देखने को मिलेगी और निचले इलाकों में एक मर्तबा फिर बाढ़ आने की पूरी संभावना होगी। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि गरीबों से लेकर अमीरों तक के उपयोग में आने वाली दाल व जीरे की महंगाई ने होश उड़ा दिए हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीरा जहां 750 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है, वहीं फुटकर में अरहर दाल की भी 160 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रही है। जीरे में तेजी की प्रमुख वजह जहां पैदावार में कमी व बेमौसम बारिश है, वहीं उत्पादन कम होना दाल में तेजी की मुख्य वजह है। जीरा पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। एक वर्ष के भीतर जीरे की कीमत में 3 गुना से अधिक उछाल आया है। बाजार के जानकार बताते हैं कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में जीरे की कीमतों में
कमी का कोई आसार नहीं है, बल्कि तेजी और भी बनी रहने की उम्मीद है। शहर के किराना व्यवसायी निकुंज टेकड़ीवाल के अनुसार जीरे में तेजी की प्रमुख वजह देश में मौसम बारिश है, जिसके कारण पैदावार में 50% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा विदेश में मौसम की मार ने भी जीरे को काफी नुकसान पहुंचाया है। तुर्की व सीरिया में बेमौसम बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जीरे की फसल खराब हुई। इसकी भरपाई देश के जरिए कारोबारियों द्वारा निर्यात के जरिए की जा रही है। साहबगंज के प्रमुख जीरा व्यवसायी कृष्ण कुमार अग्रवाल के अनुसार देश में 90% जीरे की पैदावार गुजरात व राजस्थान में होती है, लेकिन वहां भी इस बार बेमौसम बारिश की वजह से पैदावार में कमी आई है। यही वजह है कि जीरे का भाव लगातार बढ़ रहा है। भविष्य में पैदावार पर ही कीमत घटना या बढ़ना निर्भर करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून की बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जिलों की सड़क धंसने की खबर सामने आई है। इधर भागलपुर में हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी के सड़क की पोल खोली। यहाँ शहरी बाईपास बराबरी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास रोड धंस गई। इसके बाद एक बालू लोडेड हाईवा फंस गया। दूसरी ओर राजधानी पटना के बोर्डिंग रोड व बोर्डिंग कैनाल रोड में भी कई जगहों पर सड़क धंसने व मिट्टी कटाव की समस्या हुई है। बोर्डिंग रोड में एएन कॉलेज के सामने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर की गई सड़क खुदाई के कारण बगल वाली सड़क से भी मिट्टी कट गई है। सड़क की मिट्टी कटने के कारण सड़क धंसने का खतरा बन गया था। वाहनों को अलग कटकर जाना पड़ा। वहीं बोर्डिंग कैनाल रोड में पेट्रोल पंप के आगे अलंकार ज्वेलर्स के पास सड़क धंसने से ट्रक फंस गया था। इसके कारण भी लोगों को परेशानी हुई। वीरचंद पटेल पथ के पास कई जगह सर्विस रोड धंस गया। दरअसल नमामि गंगे योजना के तहत वीरचंद पटेल पथ स्थित जज आवास के पास खुदाई पर पाइप बिछाए गए थे। ऊपर से मिट्टी से भर दिया गया था। बारिश के कारण जस्टिस संदीप कुमार के आवास के सामने सर्विस रोड धंसने से एक गाड़ी उसमें फंस गई। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षदों को ये टिप्स दिया है कि क्षेत्र में जाकर लोगों से बात करिए और अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाएं। मजबूती के साथ तैयार रहने को कहा है। विगत 2 दिनों से मुख्यमंत्री अपने आवास पर विधायकों से मिल रहे थे। शुक्रवार की दोपहर जब जदयू विधायकों से मिलने का सिलसिला खत्म हुआ, तब उन्होंने 12:30 बजे के बाद उन्होंने जदयू विधान पार्षदों से मिलना आरंभ किया। उनकी समस्या पूछी और अपने अधिकारियों को बुलाकर उन्हें नोट भी करवाया। मुख्यमंत्री अब इस मुलाकात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जल्द ही जदयू सांसदों से मिलने का सिलसिला आरंभ होगा। जदयू विधायकों व विधान पार्षदों से मुख्यमंत्री के मुलाकात का सिलसिला 1-to-1 था। जिन विधायकों को मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया था, उन्हें एक जगह बैठा दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने कक्ष में एक विधायकों से अलग अलग बात की। एक विधायक व विधान पार्षद से उनकी बातचीत औसत 10 से 12 मिनट तक चली। क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं के बारे में बात की। मुख्यमंत्री से मिलकर लौट रहे विधायकों ने बताया कि उनसे क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में पूछा। विकास से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ सामाजिक परिक्षेत्र की योजनाओं के बारे में भी बात की। राशि की कमी के कारण अगर कोई योजना फंसती है तो उस संबंध में तुरंत सूचना देने की बात भी कई विधायकों से हुई। अल्पसंख्यक कल्याण व महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में भी उन्होंने पूछा। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों व विधान पार्षदों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा से भिड़ने के लिए तैयार रहे। उनसे जुड़े क्षेत्र में पार्टी के संगठन को क्या स्थिति है, इस बारे में भी बात की। विधायकों व विधान पार्षदों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मुलाकातियों को कहा कि वह पार्टी के सांसदों से भी 1-to-1 मुलाकात करेंगे। संसदीय क्षेत्र में हुए काम और चल रही योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, पंकज मिश्र, हरि नारायण सिंह, कौशल किशोर, कृष्ण मुरारी, शरण उर्फ प्रेम मुखिया, मनोज यादव, जितेंद्र कुमार, विधान पार्षद नीरज कुमार, राधाचरण सेठ, आफाक अहमद खान व गुलाम गैस आदि विधायक वहां पे शामिल रहे।
जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 थी। सरकार ने इस बार लिंक करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में उन लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है जिन्होंने अब तक आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है। ऐसे लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से बेकार हो गया है। आइए जानते हैं कि कैसे कोई पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। 28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि और कैसे कोई व्यक्ति अपना पैन कार्ड एक्टिव करवा सकता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है था कि 1000 रुपये की पेनाल्टी देने के बाद तय अथॉरिटी को आधार कार्ड की सूचना देकर 30 दिन के अंदर पैन कार्ड फिर से एक्टिव करवा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 9 जुलाई को पेनाल्टी देने के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट डालता है तो उसका पैन कार्ड 9 अगस्त या उससे पहले एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस रिक्वेस्ट पीरियड में भी पैन कार्ड निष्क्रिय बना रहे। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि अमेरिकी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव मिला है। 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू होगी। संभावना है कि बाइडेन का भारत के प्रति सकारात्मक रुख और अगले साल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। अगले साल सितंबर से ही हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकती है। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतवासियों में से हिंदी सर्वाधिक 9 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि अमेरिकी स्कूलों में हिंदी पढ़ाना कई कारणों से फायदेमंद होगा। सबसे पहले इससे छात्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दूसरा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के बीच सांस्कृतिक समझ का और प्रशंसा को बढ़ावा देगा। तीसरा, इससे हिंदी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी जो वैश्विक स्तर पर बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने कल पार्टी विधायकों के साथ अहम बैठक की। सभी को चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया। वहीं इस बैठक के बाद राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी का नेता पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता की नीयत सही नहीं है उस पर कौन भरोसा करे। यही कारण है कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश कुमार कब पलटी मार ले किसी को भरोसा नहीं है। ये तो पहले भी अपनी विश्वास नाती खो चुके हैं, अपने दल में भी जनता में भी। साथ ही नितिन नवीन ने ललन सिंह पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कौन है ललन सिंह, वही जिनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमानत जब्त कराई थी। राबड़ी देवी ललन सिंह को क्या कहती थी, भूल गए क्या। नितिन नवीन के तंज पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं तो बीजेपी को इससे भी दिक्कत है। जब हम लोग विपक्ष की बैठक करते हैं, साथ ही लड़ने की बात करते हैं तो बीजेपी इससे भी परेशान हो जाती है। बीजेपी तो घबराहट में है जब से विपक्ष की बैठक हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इससे भी दिक्कत होने लगी है जब शरद पवार ने कहा कि शिमला के बदले बेंगलुरु में बैठक होगी तो इनको क्या दिक्कत है। बारिश का मौसम है, ऐसे में शिमला में विमान को उतरने में दिक्कत होगी। इस वजह से बेंगलुरु को ज़्यादा सही जगह चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन एवं 3.5 करोड़ पीवीसी आयुष्मान वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षियों पार्टियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आम जनता को संबोधित करते हुए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि परिवार केंद्रित पार्टियों की फर्जी गारंटी से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो झूठी गारंटी देते हैं। कांग्रेस की चुनावी गारंटी से एक ही अनुमान लगाया जा सकता है कि नियत में खोट और गरीब पर चोट। केंद्र की पिछली सरकारों पर गरीब और वंचित वर्गों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारें पिछले 70 वर्षों में मुश्किल से भोजन कर पाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की गारंटी देकर
स्थिति को प्रभावी ढंग से बदल दिया है। विपक्षी दलों द्वारा अपने शासन वाले राज्यों में मुफ्त बिजली की गारंटी पर पीएम मोदी ने कहा कि इसका मतलब है कि बिजली दरें बढ़ाई जाएगी। जहां आप शासित दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गृह ज्योति योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो बिजली उपभोक्ताओं को समान लाभ का वादा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की महिलाओं के लिए फ्री बस से की योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कोई सरकार सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है तो इसका मतलब है कि परिवहन प्रणाली अब आत्मनिर्भर नहीं है और विनाश की राह पर है। उन्होंने कहा कि जब उच्च पेंशन के वादे किए जाते हैं तो इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा और देरी से मिला करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि साइकिल से 4 धाम की यात्रा सुनते ही मन में असंभव जैसी बात सामने आती है, लेकिन हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए बिहार के एक युवा ने साइकिल से ही इन कारनामे को कर दिखाया है। जमुई जिले के झाझा के रहने वाले 24 साल के युवा प्रीतम राज हंस ने लगभग 2 महीने तक साइकिल चलाई और 4 धाम की यात्रा पूरी की। वह शनिवार को अपने घर से इस यात्रा से वापस लौट आया। खुद के आत्मविश्वास के भरोसे, भक्ति और आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को संदेश देते हुए प्रतिमा ने ये यात्रा 5 मई को शुरू की थी, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों की सड़कों पर साइकिल चला। 5 जून को केदारनाथ पूरी हुई, फिर 6 जून को बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया। इस दौरान प्रीतम ने साइकिल से ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी 4 धाम की यात्रा की, जो 56 दिनों के बाद 4 धाम की यात्रा कर जमुई लौटे स्नातक पास इस पर्यावरण प्रेमी का लोगों ने अभिनंदन किया। एक तरफ से 1500 किलोमीटर की यात्रा कर केदारनाथ पहुंचे, फिर दूसरी तरफ से भी साइकिल चला घर लौटे। इस युवा का कहना था कि उसने पिछले साल ही केदारनाथ जाने का मन बनाया था, सोचा कि कुछ अलग करूं, फिर चल दिया। परिवार वालों ने ट्रेन से वहां जाने को कहा था, लेकिन उसने तय कर लिया कि कुछ अलग करूं, इसलिए यात्रा साइकिल से ही करने की ठान ली। फिर जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तब अपनी यात्रा 5 मई को झाझा से शुरू की। उसे रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून के सक्रिय होने के बाद अब प्रदेशवासियों को बाढ़ का डर सताने लगा है। मानसून की जोरदार दस्तक के बाद अब झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, लिहाजा नदियों की जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में मूसलाधार बारिश होने की वजह से कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। गोपालगंज और वाल्मीकि नगर में गंडक भी उफान पर है। बागमती नदी के जलस्तर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश करने लगा है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, लिहाजा लोगों में बाढ़ का डर एक बार फिर सताने लगा है। हालांकि इस बीच जल संसाधन विभाग हर मुश्किल परिस्थिति में निपटने के लिए मुस्तैद है। लगातार नदियों के बढ़ते जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में बीते 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंडक नदी उफान पर है। नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर की वजह से कुचायकोट, मांझा, बरेली, सिद्धवालिया और बैंकुटपुर के लगभग 43 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इंजीनियर्स की टीम लगातार तैनात है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अल नीनो तूफान की वजह से टमाटर और सब्जियों की कीमतों में आसमान छू रही है। कहीं बारिश नहीं होने की वजह से तो कहीं ज़्यादा बारिश होने की वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। 1 महीने पहले टमाटर जो 3 से 5 रुपये किलो बिक रहा था, अब वह 100 रुपये प्रति किलो कीमत की पार पहुंच गया है। तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक समेत देश के अन्य राज्यों में टमाटर, मिर्च और सब्जियों के दाम में रसोई के बजट बिगाड़ दिया है। थोक विक्रेताओं का अनुमान है 15 अगस्त तक कीमतों में उछाल जारी रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों का टिकट कट सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इस बार अपने 8 सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है। इनमें 3 केंद्र के मौजूद मंत्री भी शामिल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 5 सांसदों की उम्र उनके लिए रोड़ा बन सकता है, जबकि परफॉर्मेंस के आधार पर 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। पार्टी ने अभी इनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए और उम्र के पैमाने को आधार बनाकर आधे से ज्यादा सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज किया था। इसमें अकेले बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन इस बार वे महागठबंधन के साथी है और बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। पुराने पहलवानों के बूते ये संभव नहीं है। मोतिहारी में बीजेपी के मजबूत स्तंभ माने जानलेवा राधा मोहन सिंह उम्र ज्यादा होने की वजह से मैदान से बाहर हो सकते हैं। राधा मोहन सिंह ने के विकल्प के रूप में राणा रणधीर सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। रणधीर सिंह फिलहाल पूर्वी चंपारण के मधुबन से विधायक है। वे बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। पिता सीतारमन सिंह शिवहर से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी और राजद नेता लालू यादव पर भारी तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी का एक भी वोट बिहार में नहीं है और ना लालू यादव का एक वोट बंगाल में है। उसके बाद भी दोनों साथ मिलकर 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। बंगाल भाजपा प्रमुख मजूमदार ने बीते शनिवार को कोलकाता प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्षी एकता का पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी गणित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में किसी भी दल का कोई प्रभुत्व है नहीं। जैसा कि ममता बनर्जी लालू यादव और अखिलेश यादव जैसा नेताओं के साथ जुगलबंदी कर रही है। भाजपा नेता मजूमदार ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि भाजपा के खिलाफ जो भी पार्टियां साथ आने की बात कर रही है उन सभी के अपने व्यक्तित्व हित हैं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपने और अपनों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके पास कथित विपक्षी एकता के लिए कोई मजबूत तर्क नहीं है। जहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के विभिन्न जिलों में जनसुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं। डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने शनिवार को कहा कि तेजस्वी यादव ने जीवन में न कुछ पढ़े न समझे, सिर्फ बकवास करेंगे। खड़ा होकर किसी विषय का ज्ञान नहीं है। कभी जाति पर बोलना है तो कभी धर्म के नाम पर बोलना है। दूसरे पार्टियों पर बस आरोप प्रत्यारोप करना है। बिहार में जितने भी आदमी है क्या अनपढ़ है? क्या मैं बिहार का नहीं हूँ? मैंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं की है? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, फ्रेंच नहीं बोलता हूँ? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या मुझसे बढ़िया भोजपुरी बोलेंगे? तेजस्वी यादव को ना भोजपुरी बोलना आता है ना अंग्रेजी बोलना आता है। तेजस्वी यादव पर राज्य की जनता के मुद्दों की अनदेखी करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूछ रही है कि रोजगार नहीं है, तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बीजेपी को रोको। बिहार की जनता पूछती है कि बालू और शराब माफिया क्यों है, तो जातीय जनगणना की बात करके बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का यही था ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट। अगर आने वाला कल का भी ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हर दिन का ताज़ा तरीन खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।